Good morning students and my dear friends. Today is 18th of December 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। और आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अडानी हिट्स द रोड आफ्टर 2023 सेटबैक। तो 2023 में जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद हमें एक सडन इरोजन देखने को मिला था अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके वेल्थ में। तो उसी पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने रिकवरी के लिए और वेल्दी इन्वेस्टर्स को, वेल्दी रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे मेजर्स लिए। And in line with those measures, Adani Group has also organized number of road shows. तो कई सारे रोड शोज भी ऑर्गेनाइज किए गए वेल्दी रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली जो 10 लिस्टेड कंपनीज हैं अडानी ग्रुप्स की। और इन रोड शो के ड्यूरेशन में जो ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स थे, टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, वो कई सारे प्रोस्पेक्टिव्स इन्वेस्टर्स से डिफरेंट सिटीज़ में उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वाई देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन अडानी ग्रुप, वाई दे शुड नीड टू इन्वेस्ट इन अडानी ग्रुप, हाउ अडानी ग्रुप इज क्रिएटिंग इमेंस वेल्थ थ्रू वैल्यू क्रिएशन। तो कई सारे रोड शो ऑर्गेनाइज किए गए और हम देखें तो उसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, कंपनी के डिफरेंट सेक्टर में परफॉर्मेंस को लेकर के कई सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुए। तो अभी की जो न्यूज़ है, जो रीसेंट पुणे में जो रोड शो हुआ है उसकी है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 12 टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कई सारे जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मीटिंग करी और कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही फाइनेंशियल ईयर 24 में, 23 में, चाहे वो प्रॉफिट को लेकर के हो, चाहे वो अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स को लेकर के हो, उन सबको एक्सप्लेन किया और रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी जिससे कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और जो वेल्थ इरोजन हमें देखने को मिला था आफ्टर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट उसको रिकवर किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट अडानी एंटरप्राइजेस दैट कॉल्ड ऑफ इट्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इन द मंथ ऑफ February आफ्टर दिस पर्टिकुलर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और अप्रॉक्सीमेटली उसके बाद से 26 सिटीज़ में रोड शो ऑर्गेनाइज कर चुकी है ये कंपनी। तो आप देख सकते हैं तो उसकी जो 10 लिस्टेड कंपनीज उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है रिटर्न ऑन स्टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया टू ईज ट्रेड विद 5 कस्टम एग्रीमेंट्स बाय मार्च। इंडिया इज ऑल सेट टू साइन ट्रेड फैसिलिटेशन डील विद 5 मोर की पार्टनर कंट्रीज। तो 5 और कंट्रीज के साथ, 5 और देशों के साथ इंडिया ट्रेड फैसिलिटेशन डील जो है वो साइन करने जा रहा है। तो कई सारे जो प्रिविलेजेस हैं, एग्जम्पशंस हैं और रिफंड्स हैं, टैक्स रिफंड्स हैं, टैक्स एग्जम्पशंस हैं, ड्यूटी एग्जम्पशंस हैं, वो प्रोवाइड किए जाएंगे इन 5 की पार्टनर्स। तो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं? So, India will shortly sign agreements with Australia, Russia, Japan, South Africa and 8 nation East African community. तो मार्च तक ये ट्रेड फैसिलिटेशन डील जो है वो साइन हो जाएगी, ऐसा जो इंडिविजुअल इस मैटर में इन्वॉल्व हैं उनका कहना है। हालांकि गवर्नमेंट के साइड से ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC जो है वो ट्रेड फैसिलिटेशन डील या जो कस्टम एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन करेगा इन 5 कंट्रीज़ के साथ। और सीधा पर्पस है ये कि जो ट्रेड है दोनों इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का, उसको फैसिलिटेट किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको ईज किया जा सके। और अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो अभी तक इंडिया का US, UAE, साउथ कोरिया, हांगकांग और ताइवान के साथ इस तरह के कस्टम एग्रीमेंट्स इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं। और 5 नए कंट्रीज के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट्स या जो ये कस्टम एग्रीमेंट्स हैं ये साइन होंगे तो डेफिनेटली इंडिया एंड अदर कंट्रीज विल म्यूचुअली रिकॉग्नाइज द हाई ट्रेड फैसिलिटेशन स्कीम्स in India that is called as Authorized Economic Operator AEO program। और ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि हमारा ऑलरेडी इन सारे कंट्रीज के साथ US, UAE, साउथ कोरिया, हांगकांग और ताइवान के साथ साइन है। तो बेसिकली ये एक तरह की बाइलेटरल डील है जो कि इंडिया
स्पेसिफिक कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट करके करता है। और इसके तहत कई सारे जो टैक्स रीफंड्स हैं, फ्यूअर इंस्पेक्शंस हैं, डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट्स हैं, कस्टम प्रिविलेज हैं, कमिटेड पोर्ट्स असेसमेंट है और एक्सेस है, पोर्ट एक्सेस, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये ऑफर किए जाते हैं ट्रेडिंग पार्टनर को। इसके अलावा द एक्रेडिशन, दिस AEO एक्रेडिशन ऑफर्ड बाय ईच कंट्री टू इट्स हाईली ट्रस्टेड मर्चेंट एंड लॉजिस्टिक प्लेयर फॉर कस्टम प्रिविलेज। तो जो भी कार्गो आता है, जो भी जाता है, जो भी ट्रेड होता है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, तो उसमें कई सारे एग्जम्पशंस, जैसे कि इंस्पेक्शन से एग्जम्पशन होगा, कई सारे कस्टम ड्यूटी से एग्जम्पशन दिया जाता है, जस्ट टू फैसिलिटेट द ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडियन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स जो हैं उनको ही इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के तहत या कस्टम एग्रीमेंट के तहत फैसिलिटेशन मिलेगा, जो पार्टनर कंट्री है उसमें भी जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनको सिमिलर बेनिफिट ऑफर किए जाएंगे इफ दे देमसेल्व्स आर नॉट पार्ट ऑफ देयर होम कंट्रीज एक्रेडिशन। तो कई सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बिटवीन और अमंग दीज कंट्रीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। FDI विल फॉलो अगेन, चाइना +1 गेन विल टेक टाइम। तो इंडिया में FDI फ्लो को लेकर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अपने कुछ स्पेकुलेशन है, उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि भले ही रिसेंट टाइम में इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, FDI की बात करना है हम यहाँ पर, तो जो FDI में हमें डिप देखने को मिला है या जो FDI में डिक्लाइन देखने को मिला है रिसेंट टाइम में, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। आगे आने वाले टाइम में हमें इंडिया में फिर से हेल्दी FDI इनफ्लो देखने को मिलेगा। हालांकि ये ओवर द नाइट नहीं होगा, बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट लेकिन इस हेल्दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो से जो कंपनीज हैं, जो कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल इंटरप्राइजेज हैं वो बेनिफिट होंगे। तो जो चाइना 1+ स्ट्रैटेजी है उसका एडवांटेज देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में हमें इमीडिएटली FDI इनफ्लो में इंक्रीज देखने को मिले। तो जो मिस्टर राजेश कुमार सिंह हैं, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT, DPIIT मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो उनका ही कहना है कि जो FDI रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो रहा है, दैट विल नॉट बी इंपैक्टेड बाय ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक सेटबैक इन एडवांस इकोनॉमी। और उसका रीज़न ये रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी रही है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, वो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत ज़्यादा डिप हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसका एडवांटेज हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, जो एडवांस इकोनॉमीज़ में या वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में हमें देखने को मिल रही जो सिचुएशन, उसका इम्पैक्ट तो है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत टाइम तक इंडिया के FDI इनफ्लो में देखने को नहीं मिलेगा। ऑन चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जो हमारे सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला कि फिलहाल अगर हम देखें तो चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी बिल्डअप कर रखी हैं। अब ग्लोबल सप्लाई चेन का अप्रॉक्सीमेटली 30% जो है वो केवल चाइना में ही प्रोड्यूस होता है। हालांकि इंडिया ने भी जो चाइना +1 पॉलिसी को प्रमोट करने की कोशिश करी है, उसके बाद से अगर हम देखें तो इंडिया में भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया को भी एक्सपोर्ट हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में इमर्ज किया जा रहा है। हालांकि इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, कई सारे डिकेड्स लग जाते हैं। अगर हम देखें चाइना में भी जो ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ डेवलप हुई हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली चाइना ने उसको सोचा और इमीडिएटली उसको इम्पैक्ट कर दिया। और चाइना ने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ डेवलप करी, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली इरोड हो जाएंगी और इंडिया इमीडिएटली उसको ओवरकम कर देगा। इट विल टेक टाइम। और स्पेशली अगर हम यहाँ पर जो एक पॉलिसी की बात या स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, चाइना +1 पॉलिसी, ये क्या है? ये इंडिया ने बेसिकली जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबल MNCs हैं, फॉरेन MNCs हैं, जिनका प्रोडक्शन बेस, इनका मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में स्टैब्लिश है, उनके लिए ये प्रोपोगेट किया है। जो अपकमिंग कंपनीज जो चाइना में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करी, उनके लिए बोला गया है कि कोविड के ड्यूरेशन में कंपनीज ने कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर लिया है कि किसी भी तरह की
क्राइसिस या पैंडेमिक की सिचुएशन में किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, चाहे वो इंपोर्ट को लेकर के हो, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर के हो। और इसी अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए इंडिया ने चाइना प्लस वन पॉलिसी प्रोपोगेट करी थी, या चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी प्रोपोगेट करी थी, जहां पर इंडिया ने बोला था कि चाइना के अलावा आप और कंट्रीज एटलीस्ट एक कंट्री में और इन्वेस्टमेंट रखें और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो स्टैब्लिश करें, जिससे कि अगर किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्राइसिस की सिचुएशन जनरेट होती है, तो उस समय जो दूसरी कंट्री में आपका प्रोडक्शन बेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो दिस चाइना प्लस वन पॉलिसी रिफर्स टू ग्लोबल कंपनीज स्ट्रैटेजी, और कंपनीज ने भी अपने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, और इंडिया ने भी बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज किया, और जिसका रिजल्ट हमें पीएलआई मेजर्स के फॉर्म में देखने को मिला। और स्पेशली मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो रिसेंट टाइम में हमें दोनों में ही एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट बूस्ट देखने को मिला। तो बेसिकली दिस चाइना प्लस वन पॉलिसी रिफर्स टू ग्लोबल कंपनीज स्ट्रैटेजी वेयर कंपनीज वांट टू एक्सपेंड देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन एट अ लोकेशन इन एडिशन टू चाइना। हालांकि पहले इंडिया ने प्रोपोगेट किया था कि चाइना से रिप्लेस करिए, चाइना से इन्वेस्टमेंट को आप अपना डाइवर्स करके इंडिया में करिए, लेकिन लेटर ऑन कंपनीज ने भी रियलाइज किया कि इमीडिएटली इट इज नॉट पॉसिबल, देन दे हैव अडॉप्टेड दिस चाइना प्लस वन पॉलिसी। और इंडिया वन हेयर मीन्स इंडिया, चाइना के अलावा आपके पास एक और डेस्टिनेशन है जहां पर आपको वही सारी फैसिलिटीज, वही सारे एग्जम्पशन, वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि चाइना ऑफर करता है फॉर सेटिंग अप देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। हालांकि इसके बाद ही हम देखें तो हमें एक ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो एफडीआई इनफ्लो रहा वो इम्पैक्ट रहा। कई सारे कंट्रीज में, स्पेशली एडवांस इकोनॉमीज में हायर और टाइटर इंटरेस्ट रेट देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन हुई। और अगर हम इंडिया के एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इंडिया का जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है वो 7.7% से डिक्लाइन हुआ एनुअली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। और अगर टोटल एफडीआई की बात करें, टोटल एफडीआई जिसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, इक्विटी इनफ्लो, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल, उसमें हमें ओवरऑल 7.8% का डिक्लाइन एनुअली देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली $15.3 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो रहा ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और इसी पर्टिकुलर डिक्लाइन के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रॉबेबली इंडिया में जो एफडीआई आता था अब वो उतने सिग्निफिकेंटली नहीं आएगा। हालांकि ऑफिशियल्स जो हैं उनका सोचना, उनका जो ओपिनियन है थोड़ा सा अलग है। उनका ये कहना है कि इम्पैक्ट है, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस चल रही हैं, जो स्लो डाउन है, लेकिन ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है, इंडिया जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी रही है उसको देखते हुए ये जो इम्पैक्ट है एफडीआई इनफ्लो पे, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये लॉन्ग टर्म रहने वाला नहीं है। जो ये ट्रेंड है ये इंक्रीज होगा और दिस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन फेवर ऑफ इंडिया। तो बहुत ज्यादा टाइम तक ये डिक्लाइन एफडीआई में नहीं रहेगा, ऐसा ऑफिशियल्स का मानना है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एनपीएस एड्स 19% fewer corporate subscribers. NPS stands for नेशनल पेंशन स्कीम। इसको हम न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपने इसको लेकर कई सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स या पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स की सिचुएशंस भी देखी होगी, हालांकि उस पर अभी नहीं जाते हैं। यहाँ रिसेंट जो ये न्यूज़ आई है ये सब्सक्राइबर, जो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स हैं उसमें डिक्लाइन को लेकर के है। तो नेशनल पेमेंट सिस्टम ने अप्रैल से लेकर के सितंबर के ड्यूरेशन में, यानी हम बात करें H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, तो H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में जो सब्सक्राइबर रहे, स्पेशली कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर, उसमें जो सब्सक्राइबर रहे उसमें हमें 19% का डिक्लाइन देखने को मिला इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर इन कंपैरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रीसेंट जो डेटा पब्लिश किया है उस डेटा के अकॉर्डिंग पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के फर्स्ट हाफ में हमें फ्यूअर कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर देखने को मिल रहे हैं। और कितने कम देखने को मिल रहे हैं? 19% डिक्लाइन है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये
हायर एग्जम्पशन लिमिट ऑफर करी गई है इनकम टैक्स में अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख की, जो कि इस ईयर के बजट में अनाउंस करी गई है, उसकी वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिला, बिकॉज दिस एग्जम्पशन डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉय अंडर दिस इनकम ब्रैकेट टू ऑप्ट फॉर एनी एनपीएस फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। तो बेसिकली ऑफिशियल्स का कहना है कि ऐसा कोई नहीं कि इससे एफिकेसी एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम की खत्म हुई है। ये बेसिकली इसीलिए हुआ है कि जो हायर टैक्स एग्जम्पशन लिमिट्स, जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो 7 लाख की कर दी गई है इस बजट में, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर एक्चुअली नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस एनपीएस फॉर टैक्स सेविंग पर्पस, जो कि पहले करते थे जहाँ पर 6 लाख या कम लिमिट थी तब। तो अगर डेटा की बात करें तो जो कॉर्पोरेट कॉम्पोनेंट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 96,937 यानी 96,937 नए सब्सक्राइबर देखने को मिले इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के 6 महीनों में, जबकि पिछले साल यही नंबर 1,19,754 था। तो कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स जनरली वॉलंटरी सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो कि सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और अदर पब्लिक अंडरटेकिंग से आते हैं बिसाइड्स प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। तो सीधा सीधा ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये किसी पर्टिकुलर स्कीम में अट्रैक्शन कम होने की वजह से नहीं है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीसेंट डिसीजन टैक्स एग्जम्पशन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, उसकी वजह से ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम देखें दिस इज न्यू एनपीएस कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा दिया हुआ है, कंपैरेटिव डेटा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर ग्लिम्स यू कैन सी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RODTEP नॉट अगेंस्ट WTO नॉर्म्स इंडिया टेल्स टू यूएस। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम की बात हो रही है दैट इज RODTEP। ये क्या होता है तो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में इसी पर्टिकुलर चैनल का एक प्ले लिस्ट है डिस्क्राइब्ड, जहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर RODTEP के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आप जाकर के देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो कई सारी जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम थी, सर्विस एक्सपोर्ट रिलेटेड जो स्कीम्स थी, जहाँ पर इंडियन एक्सपोर्टर्स को मोर स्पेसिफिकली कई सारे एग्जम्पशन ऑफर किए जाते थे, कई सारे सब्सिडीज ऑफर करी जाती थी, जिसको लेकर के कई सारे कंट्रीज जो थे उन्होंने WTO में शिकायत करी थी कि इंडिया जो ये सब्सिडी ऑफर कर रहा है एक्सपोर्ट पर, जो ये एग्जम्पशन एक्सपोर्ट पर ऑफर कर रहा है, ये WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, दिस इज मोर देन डे मिनिमम लेवल और कई सारे WTO के नॉर्म्स को वॉयलेट करता है। तो इसी पर्टिकुलर इशू के बाद इंडिया ने जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्केंटाइज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की जो दो पॉलिसी स्कीम चलती थी, जहां पर एक्सपोर्टर्स को एग्जम्पशंस दिए जाते थे, उन्हें सब्सिडीज दी जाती थी, उसको रिमूव करके ये RODTEP लाई थी। हालांकि इंडिया ने एक प्रोपेगेट किया था, इंडिया ने कहा था कि जो RODTEP है ये WTO के नॉर्म्स के से कंप्लाई करती है और ये लाई इसीलिए गई है कि ताकि WTO के नॉर्म्स से कंप्लाई कर पाए, ये किसी भी तरह के WTO के नॉर्म्स को वॉलेट नहीं करती है। लेकिन जैसे ही ये RODTEP इंप्लीमेंट हुआ, यूएस ने एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स पर इंपोज कर दी और यूएसए ने कहा कि दिस इज अ रिटेलिएटरी मेजर दैट हैज बीन टेकन बाय यूएस अगेंस्ट द RODTEP स्कीम। तो यूएस ने बोला कि जो आपने ये स्कीम लाई है ये WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, जो WTO की नॉर्म्स सब्सिडी को लेकर के और एक्सपोर्ट में जो एग्जम्पशन है उसको उसके अगेंस्ट है, और उसी पर्टिकुलर एग्जम्पशन को देखते हुए यूएस भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर एंटी सब्सिडी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा। तो जो आउटबाउंड शिपमेंट हैं जनवरी 2021 में उस ड्यूरेशन में ये इम्पोज किया था वॉशिंगटन ने, और इसी को लेकर के इंडिया जो है यूएस से पिछले कई टाइम से बात कर रहा है, यूएस को कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है यूएसए को कि दिस पर्टिकुलर स्कीम RODTEP इज कंप्लाइंग विद द WTO नॉर्म्स। तो किसी भी तरह की कोई भी ऐसी एग्जम्पशन है, ऐसा एग्जम्पशन या ऐसा मेजर नहीं लिया जा रहा है जो कि WTO के अगेंस्ट हो और जिसके वजह से यूएस को किसी भी तरह की एंटी सब्सिडी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी पड़े। बेसिकली कंट्रीज इस पर क्यों फाइट करता है, अगर हम बहुत जल्दी से डिस्कस करें तो उसका
पर्पस होता है कई बार जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होते हैं, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपने एक्सपोर्टर को इतनी सब्सिडी ऑफर करते हैं जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी कंपटीशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस। तो अदर कंट्रीज जो प्रोडक्ट हैं वो लेस कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट करता है। और इसी वजह से जो कंट्रीज हैं वो एलिगेशन लगाते हैं, और WTO में सब्सिडी को लेकर के प्रॉपर नॉर्म्स हैं, एम्बर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, कई बॉक्सेस हैं। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कई बार सब्सिडीज को लेकर के, एक्सपोर्टर सब्सिडीज को लेकर के एलिगेशन स्पेशली इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज पर हमेशा से आते रहते हैं। तो इसी को लेकर के जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज यूएसए ने इम्पोज करी है, दैट आर इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट द एम्बेडेड सब्सिडीज, जो कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को मिल रही है थ्रू दिस RODTP, ऐसा कहना है यूएस का। तो इंडिया पिछले कई टाइम से यूएस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, और जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि हमारा रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट है यूएसए के साथ। हम कई सारे फोरम्स को यूज करेंगे यूएस को कन्विंस करने के लिए कि ये जो भी RODTP के तहत जो भी स्कीम्स एग्जाम्पशंस ऑफर किए जा रहे हैं ये WTO के प्रिंसिपल्स को वॉलेट नहीं करते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग है यूएस को इस पर्टिकुलर स्कीम से किसी भी तरह की हार्म या नेगेटिव इंपैक्ट यूएस के इंपोर्ट पर देखने को नहीं मिलेगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स में स्क्वीज बैंक इंटरेस्ट मार्जिन बाय 30 BPS। मोर रिसेंटली RBI ने अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल में तो आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए वो क्या डिसीजन था। और उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था कि प्रोबेबली जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से बैंक्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वही इंपैक्ट कर सकता है। तो यही डिस्कशन इस पर्टिकुलर न्यूज में किया गया है। बैंक्स आर लाइकली टू सी देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM shrink by another 30 basis point over the next few quarters। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो बैंक्स का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो श्रिंक कर सकता है। कितना श्रिंक कर सकता है? अप्रोक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट तक डिस्कस कर सकता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल मार्केट फर्म केयर रेटिंग। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट देखें तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जो NIM था वो 3.3% था, और इसके बाद डाउनवर्ड ट्रांजेक्टरी में हमें देखने को मिला 3.13% हुआ, दैट इज इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। और इसका रीजन क्या रहा? हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स। जो फंड्स थे उनकी कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही, जिसकी वजह से सीधी सी बात है बैंक्स का जो प्रॉफिट है, स्पेशली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंपैक्ट कर रहा है। और बैंक्स आर स्टिल ग्रैपलिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेट इंक्रीज। तो कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल का डेटा देखा जहां पर RBI के डिसीजंस का जो इम्पैक्ट रहा बैंकिंग सेक्टर पर उसको एनालाइज किया है। और अगर हम देखें रिसेंट जो डिसीजन लिए थे, एक तो पहला जो डिपॉजिट रेट है उस पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से बैंक्स को जो डिपॉजिट्स हैं जो कस्टमर के उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक को देना पड़ रहा है, पहला रीज़न ये। और दूसरा जो भी रेगुलेटरी एक्शंस की वजह से जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग थी जहां पर कुछ बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो रिसेंट डिसीजन लिया था उसकी वजह से भी जो अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट है उसमें भी कॉस्ट ऑफ जो फंड है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं, एक तो डिपॉजिट में जो डिपॉजिट्स हैं वो कॉस्टलियर हुए हैं बिकॉज द इंटरेस्ट पेबल टू द कस्टमर हैज इंक्रीज, एंड सेकेंड द रेगुलेटरी एक्शन ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में बैंक्स का एक्सपोजर रिड्यूस करने के लिए रिसेंटली RBI ने डिसीजन लिया है। वो क्या डिसीजन था मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इन सब की वजह से, इन दो एक्शंस की वजह से ओवरऑल जो बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंक्रीज हो रहा है। और बैंक्स के लिए अगर कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो रहा है तो वो इमीडिएटली बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका फिर उनके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बैंक्स का मार्जिन है वो श्रिंक कर रहा है। और आगे आने वाले टाइम में जिससे बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डिक्लाइन कर सकती है, ऐसा मानना है केयर रेटिंग एजेंसी का। तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस न्यूज़ को बहुत सिंपली समझने की जरूरत है कि बैंक्स का जो नेट प्रॉफिट है या जो बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इम्पैक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से आगे आने टाइम में होता है बैंक से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम देखें सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस, मार्जिन ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स SCB डिक्लाइन टू 14 BPS टू 3.13%, एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन ऑफ 27 BPS एंड 10 BPS रिस्पेक्टिवली। तो इम्पैक्ट
नेगेटिव है। रीजन जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में टाइटनिंग देखने को मिल रही है और जो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज रहा है, स्पेशली डिपॉजिट रेट में। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। हेल्दी ग्रोथ, एसबीआई स्लोज अनसिक्योर्ड लोन्स। तो यहाँ आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने फ्रंट पेज पे एक इंटरव्यू कवर किया और यही इंटरव्यू का एक्सटेंशन में पेज नंबर 4 पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर जो एसबीआई के चेयरमैन है मिस्टर दिनेश खारा, उनका इंटरव्यू है और इकोनॉमी और आरबीआई की पॉलिसी को लेकर के उन्होंने अपने कुछ ओपिनियन दिए हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हमें हेल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है उसमें भी हेल्दी ग्रोथ रहेगी। और स्पेशली जो आरबीआई ने डिसीजन लिए हैं उसकी वजह से जो अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट है वहां पर हमारा जो एक्सपोजर है वो स्लो डाउन हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन में आरबीआई क्यों एक्सपोजर रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है बैंक का, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा। तो आप इंटरव्यू आप डिटेल में देख सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एथर एनर्जी मे गो फॉर आईपीओ बाय 2024 एंड। तो एथर एनर्जी is planning for IPO. What is this? The full form of IPO आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलेंगे, कैलेंडर ईयर 2024 के एंड तक, दिसंबर 2024 के एंड तक जो एथर एनर्जी है वो अपने IPO के लिए जा सकता है आफ्टर अचीविंग द प्रॉफिटेबिलिटी और EBITDA पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द मर्चेंट बैंकर्स। तो नेक्स्ट ईयर तक एथर में गो फॉर आईपीओ और उसके लिए जो डिस्कशन है मर्चेंट बैंकर से वो स्टार्ट हो चुका है। कितना वॉल्यूम होगा, कितना फंड रेजिंग होगा, ये सब फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया कॉशियस एज टेस्ला येट टू शेयर EV launch pricing. The non-disclosure of key details including price and investment outlook has emerged as key striking point between India and Tesla. मतलब इंडियन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में जो टेस्ला की एंट्री को लेकर के जो नेगोशिएशन हो रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं वो पॉइंट वो ये हैं कि प्राइस और इन्वेस्टमेंट आउटलुक को लेकर के टेस्ला ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से शेयर नहीं गई है। तो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसकी इंडिया में एंट्री को लेकर के फिर से रोड ब्लॉक्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। टेस्ला नॉट डाइवल्जिंग द डिटेल्स ऑफ इंडियन प्लान, जिसमें प्राइसिंग और प्रोडक्शन टाइमलाइन को लेकर के टेस्ला बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं कर रहा है नेगोशिएशन में, और इसी को लेकर के जो इंडियन साइड है वो कंसर्न है। उनका कहना है कि आप पहले बताइए प्राइस कितना देंगे, प्राइस का क्या ब्रैकेट रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब से आप एक्सपोर्ट शुरू करेंगे, बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करी हैं टेस्ला ने, चाहे वो मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो प्राइसिंग हो, उसको लेकर के। तो प्रोबेबली ये जो डिस्क्लोजर है, नॉन डिस्क्लोजर है, ये आगे इस नेगोशिएशन को हॉल्ट कर सकता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ANSR plans 25 mega capability center in India by next year. तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC in India are set to gain further momentum in 2024 by ANSR, और इसके लिए ANSR जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 बड़े GCC यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश करने जा रहा है। फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, टैलेंट एंड वैल्यू क्रिएशन आर गेटिंग मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, स्पेशली फॉर अपकमिंग टाइम, इसीलिए इंडिया में ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर्स है उनका एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और इसी अपॉर्चुनिटी को ANSR टैप कर अप्रॉक्सीमेटली 25 मेगा कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है इंडिया में प्लान किए जा रहे हैं बाई नेक्स्ट ईयर। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइमरीली BFSI, एयरलाइंस, रिटेल और कंज्यूमर पैकेज्ड गुड सेगमेंट को टैकल करेगा ये सेंटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Gen AI कैन ऐड $1.5 ट्रिलियन टू GDP बाय 2030 EY। तो जनरेटिव EY ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जनरेटिव AI है वो अप्रॉक्सीमेटली $1.2 to $1.5 ट्रिलियन ऐड करेगा इंडिया की GDP में फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो आगे आने वाले 7 सालों तक जो जनरेटिव AI है उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में 1.2 से लेकर के 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक का हो सकता है। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी है AIDA ऑफ इंडिया जनरेटिव AI पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और इस रिपोर्ट में 2030 तक के प्रोजेक्शंस जो है वो किए गए हैं। एंड Gen AI कैन कंट्रीब्यूट एन एडिशनल $359 to
435 बिलियन टू इंडियाज जीडीपी। और जो की सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, बिजनेस सर्विसेज, हेल्थ एंड सोशल वर्क, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, उनमें कितना कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जीएसटी रिटर्न फाइलर्स अप 65% टू 11.3 मिलियन इन 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ जो जीएसटी रिटर्न फाइलर्स हैं वो 65% तक इंक्रीज हुए हैं पिछले 5 सालों में टिल अप्रैल 2023। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये डेटा पब्लिश किया। उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पेमेंट है इंडिया में, वो इंप्रूव हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 65% का इंक्रीज हमें जीएसटी फाइलर्स में देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। और इसके अलावा जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी पोर्टल में, उनका भी नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।